नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो आज नक्षत्र एक्सक्लूसिव में हमारे साथ खास मेहमान है आरएलएम से विधायक और आरएलएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी। दिनारा विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिनारा रोहतास जिले के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा की बात करें तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले स्वागत विधायक जी आपका नक्षत्र से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो आजकल देख रहे हैं बिहार की सियासत में बड़ा ऊपर नीचे वाली स्थिति हो गई, आप ही लोगों के संगठन में और आप ही लोगों का जो एनडीए गठबंधन बना हुआ है। कहीं कुछ नहीं, कहाँ आपको क्या दिख रहा है उसमें? कहीं तो कुछ, सब चीज तो ठीक है, कहीं कुछ इसमें नहीं। एनडीए गठबंधन में कौन से संगठन का आगे पीछे आपको लग रहा है, बताइए। नीतीश जी अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, आप लोगों के सहमति से? बिल्कुल, एनडीए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहमति से, उनके अपनी सहमति थी कि मैं सदन का सब मेंबर रह गया, राज्यसभा का भी मैं मेंबर होना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वयं का निर्णय है। और ये कहा है कि बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली भी जाएंगे, राज्यसभा का सदस्य भी रहेंगे, फिर वापस पटना आएंगे तो पूरा बिहार उनके ही नेतृत्व में चलेगा। अब मिस नहीं करेंगे सर? अब विधायक के तौर पे आपने तो गठबंधन में विधायक के तौर पे आप मिस नहीं करेंगे उनके तो अभी हाल फिलहाल के कार्यकाल को भी आपने देखा बतौर सदस्य के रूप में। बिल्कुल 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 माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में 2005 के बाद जो विकास की लकीर खींची और समाज के हर तबके का विकास हुआ, बिहार का विकास हुआ। आप समझ लीजिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के बागडोर जब संभाले 2005 के बाद, तो उस समय का बजट 23,000 करोड़ था। और मैं पहली बार हम लोग विधानसभा बजट सेशन सत्र में पेश हुआ, बिहार का बजट तो 3.5 लाख करोड़ था। एक अपने आप में विकास का आयाम का जो लकीर खींचे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अब एक गौरव का विषय है। समाज के हर तबके का विकास हुआ। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को तो याद करेंगे ही लोग। और हम लोग तो अभी समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने हर जिले में लगभग, उसमें मेरा भी रोहतास जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और उसमें उन्होंने हर चीज़ पे मेरे जिले के लिए भी जो प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी उसकी समीक्षा के लिए समृद्धि यात्रा के दौरान गए थे और कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हुआ, जो डेहरी और सासाराम शहर के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई, और कई ऐसे रोड, कई तमाम योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का हमेशा जो प्रक्रिया रहा कि हमेशा लगातार, और एक चीज़ तो आप आज हम सुन रहे थे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है, तो निश्चित तौर पे एक बिहार के लिए तो यादगार है ही। और राज्यसभा में जाने के बाद फिर तो बिहार उनके नेतृत्व में ही चलेगा। और एनडीए गठबंधन में सब कुछ अटूट है। चुनाव से पहले भी आप देखे होंगे कि हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और 500 से ऊपर लाभकारी योजना केंद्र से राज्य सरकार का जो जमीन के पटल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो पांचों पार्टी का अटूट गठबंधन था और सरकार के तरफ से जो विकास की योजना पटल पे हुई, तो 202 विधायक हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते। तो इसमें संगठन का कहाँ बात है कि संगठन आगे पीछे बदलाव हो रहा है। हम समझ गए कि आप बोलेंगे नहीं उस पर, लेकिन हम आपके क्षेत्र के भी कई समस्याएं हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पिछले आपने सदन में जो सवाल उठाए और सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला उस पर भी चर्चा करेंगे। एक सवाल पहले ले लेते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहा जाता था कि आपके पार्टी में 4 विधायक में 3 विधायक नाराज थे, जिसमें आप भी थे। कई बार आपने मीडिया के समक्ष अपनी बातों को भी रखा। क्या आखिर मामला फंस गया था? किस चीज़ों को लेकर बात बिगड़ गई थी जो आप लोग नाराज चल रहे थे?
पहली बात, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कभी भी मेरे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ या अपने पार्टी के खिलाफ मेरा कभी भी आप बयान नहीं सुने होंगे। पार्टी में कुछ बात रखना, माननीय विधायक ने जो बात रखा अपना नेता के समक्ष, तो क्या नाराजगी थी? मेरा बयान तो कभी आया भी नहीं। और पार्टी का हम सिपाही हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हम लोग को 6 सीट मिला, उस पर 4 सीट जीते हम लोग, और कहीं विधायक में नाराजगी थी ही नहीं। हाँ, एक माननीय विधायक ने अपना प्रश्न किया था, जो मांग रखना कोई नाराजगी होती है क्या? ठीक है सर, चलिए ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं। जब हमने आपके क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत की जो वहाँ पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, मैंने पूछा कि भाई दिनारा विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं हैं और वहाँ पे विधायक जी की तरफ से क्या क्या, तो एक महत्वपूर्ण समस्या मुझे नज़र आया दिनारा में कि बहुत लंबे समय से कॉलेज की मांग की जा रही है वहाँ पे, और इसको लेकर आपने सदन में भी सवाल उठाया था। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है इसको लेकर? मैं बिहार विधानसभा में जब चूँकि सरकार के तरफ से 2025 चुनाव से पहले पूरे बिहार में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज जहाँ नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज का निर्णय हुआ था। बिल्कुल। तो कई साथियों ने एक क्वेश्चन किया, तो उस पर शिक्षा मंत्री का, माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब आया कि 13 जगह पे ये चल रहा है। तो मैंने सदन में क्वेश्चन किया कि 14वां नंबर पे दिनारा विधानसभा होना चाहिए। दिनारा, दावत, सुरजपुरा में हर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। बिल्कुल। जो दिनारा विधानसभा आपको भोजपुर जिला और बक्सर जिला को, और साथ ही करहगर विधानसभा के बाद जो है कैमूर जिला को भी जोड़ता है। और डिग्री कॉलेज नहीं था। सरकार के तरफ से स्वीकारात्मक प्रश्न आया कि नहीं, डिग्री कॉलेज के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है और सीओ के माध्यम से ज़मीन जो है वहाँ चयन किया जा रहा है। ज़मीन जैसे ही चयन हो जाएगा तो जल्द से जल्द जो है सुरजपुरा, दावत और दिनारा तीनों जगह जो है डिग्री कॉलेज खुलेगा। यानी आपके पहल से जो बरसों की मांग थी वो पूरी होने वाली। एक और चीज़ थी, दिनारा में कहा जाता है जाम की समस्या बहुत है और बस स्टैंड की मांग बहुत लंबे समय से रही है। जो भी सासाराम की तरफ से गाड़ियां जाती है या और भी दूसरे जगहों से गाड़ियां जाती है, कहा जाता है कि सड़कों पे ही लगाया जाता है और जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से जाम की स्थिति होती है। इसके तरफ से विधायक के तौर पर आप कुछ पहल कर रहे हैं? पहल ही नहीं किया था मैंने, ये भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि दिनारा प्रखंड में, खासकर दिनारा बाजार में बस स्टैंड होना चाहिए, जिससे कि बस स्टैंड अपने जगह पे लगेगा तो जाम की समस्या नहीं होगा। उस पर सरकार के तरफ से, नगर विकास मंत्रालय के तरफ से जवाब आया कि बिल्कुल वहाँ बस स्टैंड होगा। उसके लिए भी ज़मीन जो है दिनारा बाजार में खोजा जा रहा है। जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी तुरंत जो है वहाँ बस स्टैंड का निर्माण होगा वहाँ। अच्छा विधायक जी, आप चुनाव के दौरान हमने आपके क्षेत्र में गया था, हमने बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की, कई सारी समस्याएं भी हैं वहाँ पे और कई चीज़ों को आप दूर भी कर रहे हैं जो समस्याएं। आपने एक वादा किया था कि जो भलुनी धाम मंदिर है उसको विधायक के बनने के बाद पर्यटन स्थल के तौर पे घोषित करवाया जाएगा। कुछ पहल हुई है, कुछ अपडेट है उस पर? ये भी क्वेश्चन मैं सदन में ये भी उठाया था। सदन के तरफ से स्वीकारात्मक जो है जवाब भी आया था। वन विभाग के द्वारा माँ यक्षिणी भवानी के प्रांगण में विकास का कार्य चल रहा है। वहाँ जो है चारों तरफ से बाउंड्री हो रहा है, जल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और पर्यटन स्थल का भी जो है भलुनी धाम का सरकार के तरफ से जवाब आया है कि नहीं, आपका प्रश्न जो है ये स्वीकार किया जाता है, पर्यटन स्थल जो है भलुनी धाम होगा। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हाल ही में हम आपका बयान सुन रहे थे, अवैध बूचड़खाने को लेकर सरकार भी इसको लेकर सख्त है और आप भी कह रहे थे कि भाई विक्रमगंज में बहुत व्यापक तौर पे अवैध बूचड़खाने चलते हैं और इसके ऊपर रोक लगवाई जाएगी रामनवमी के बाद। अब रामनवमी खत्म हो गया, तमाम चीज़ें खत्म हो गई, सरकार आपकी है, फिर भी चल रहा है वहाँ पे सर? नहीं, बिल्कुल। मैंने ये भी क्वेश्चन जब हमको राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से बजट
दान हमको बोलने का जब समय मिला तो माननीय गृह मंत्री जी से मैं क्वेश्चन किया था कि भाई हम सनातन धर्म से आते हैं और जब रास्ते से चलते हैं तो अवैध बुच्चड़खाना गाय की हत्या होती है उसको जो है तुरंत तत्काल बंद कर दिया जाए। तो उसका भी नगर विकास विभाग से जवाब आया था कि नहीं, अवैध बुच्चड़खाना जो भी मीट मांस मछली जिनका लाइसेंस नहीं होगा उसको बंद किया जाएगा। और मैंने एक सप्ताह पहले वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी नगर से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रामनवमी के बाद जो है इसको बंद करा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, आप रामनवमी को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम इसकी प्रक्रिया प्रशासन जी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं, हम सासाराम से दिनारा की दूरी भी देख रहे हैं, दिनारा से आरा की भी दूरी देखते हैं। सासाराम जो ज़िला मुख्यालय है महत्वपूर्ण तौर पे, वैसे भी जाम की समस्या रहती है और सदर अस्पताल जो है वो बिल्कुल चौक के ऊपर है, पोस्ट ऑफिस के पास। अब अगर दिनारा से लोगों को कुछ बड़ी घटनाओं का, कुछ मरीजों को इलाज करवाना है, छोटे मोटे तो चलिए दिनारा अनुमंडलीय अस्पताल में हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा, बड़ी घटनाएं होती है तो उन्हें या तो फिर बनारस जाना होता है या सासाराम आते हैं या फिर आरा जाते हैं। इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ पहल की गई कि कोई अस्पताल बनाया जाए, सामुदायिक जो होता है स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके लिए कुछ? इसके लिए मैंने इसके लिए भी सदन में क्वेश्चन किया था ट्रामा सेंटर का। क्वेश्चन का नंबर नीचे था लेकिन सरकार के तरफ से ये जवाब आया था स्वास्थ्य विभाग से कि वहाँ से मोहनिया 42 या 43 किलोमीटर पे है। ऑलरेडी वहाँ टेंडर जो है ट्रामा सेंटर के लिए निकल चुका है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि पटना से मोहनिया के बीच में NH 2 पे कोई जो है ट्रामा सेंटर नहीं हो रहा है और रोड पे कभी कभी एक्सीडेंट होता है। उस परिस्थिति में जो है दिनारा मिडिल सेंटर है। हाँ। इसलिए ट्रामा सेंटर वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। या जो अस्पताल है उसमें ही ट्रामा सेंटर के लायक सारी सुविधा को वहाँ व्यवस्था कर देनी चाहिए। तत्काल स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंगल पांडे जी का जवाब आया और आश्वासन भी मिला है कि निश्चित तौर पे हम लोग दिनारा में जो अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र है या तो वहाँ ट्रामा सेंटर खोलेंगे या ट्रामा सेंटर लायक उसको और आधुनिक तरीके से जो है उसको हम लोग निर्माण कराएंगे ताकि जो मोहनिया पटना से लेके मोहनिया के बीच में कुछ स्वास्थ्य की जैसे ट्रामा सेंटर में होता है, अभी बनारस में लोग जाते हैं, तो दिनारा में उसकी व्यवस्था की जाना चाहिए। उसका भी मुझे आश्वासन मिला है। चलिए ठीक है विधायक जी, हम और भी मेरे पास कई सवाल है जिसका जवाब आपसे लेना है और लोगों के सवाल है। हम चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं आलोक जी से जो विधायक है दिनारा से, और उनसे कई सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करें कि बतौर विधायक, हालांकि उन्हें अभी अब कम समय मिला है, 4 से 5 महीने का वक्त हुआ है विधायक के तौर पे, लेकिन बहुत सारे काम उन्होंने विधानसभा के जरिए और सवालों के जरिए उन्होंने किया है अपने क्षेत्र में, कई का आश्वासन भी मिला है। विधायक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब आपके बारे में हम लोगों से पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे और क्या मांगे हैं विधायक जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए रोहतास जिलों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है दिनारा वाला इलाका और वहाँ सिंचाई की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाई ये 2 नहर हमारे यहाँ से निकलती है, सोन स्तरीय उच्च नहर और जगजीवन लाइन नहर, उससे कई नहरें छोटी छोटी है जो अलग अलग गाँव में जाती है जिससे सिंचाई व्यवस्था होती है हमारे पास, लेकिन अतिक्रमण वहाँ पे दिखता है। दूसरा, साफ सफाई नहीं है, इस वजह से सिंचाई के क्षेत्र में हमें दिक्कत होती है और हमें अपना ट्यूबवेल से खेत का पटवन करना पड़ता है। इसको लेकर विधायक के तौर पे आप कुछ पहल कर रहे हैं सर? निश्चित तौर पे अभी जब गेहूं का पटवन हो रहा था तो मेरे पास टेलीफोन भी आया था। मैं सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से, मुख्य अभियंता से मैंने बात किया था जी, और उन्होंने तत्काल तुरंत पानी छुड़वाया। और ये समझ लीजिए कि रोहतास और कैमूर धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र है। बिल्कुल। और नहर में पानी कभी जैसे इंक्रोचमेंट का, तो बिल्कुल जल संसाधन विभाग से दिनारा विधानसभा में जो नहर का ये है उसमें पूरा साफ सफाई हो रहा है और जल संसाधन विभाग से लगातार इस पे कहीं इंक्रोचमेंट
एक समस्या थी वहाँ, दो समस्या ऐसा था, जैसे गिरधरिया में एक पुल नहीं बनने के वजह से 2000 बीघा जो है उसमें पानी का जल जमाव हो जाने के चलते सिंचाई, वहाँ धान की रोपनी नहीं हो पा रही थी। तो इसको भी मैंने विधानसभा में उठाया था। और ये जगजीवन लाइन और सोन नहर से पानी जो है समय से, एक समस्या आती है कि कभी कभी जैसे सावर्ट लाइन है, 2-3 लाइन है जिसमें पानी अल्टरनेटिव करके छोड़ते हैं। लेकिन जब से हम वहाँ ने जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो किसी तरह का इस तरह का कमी मैं नहीं होने देता हूँ वहाँ। मतलब ये आपके तरफ से आश्वासन है, कोई दिक्कत होगी तो विधायक जी आपके लिए खड़े हैं, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, सदन में लड़ना पड़े या मंत्री जी से भिड़ना पड़े। विधायक बनने से पहले जब वहाँ दिनारा विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा तो मैंने 1 साल पहले अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और करीब 87,000 लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और 100 से ऊपर ट्रांसफार्मर हो या कई एम्स में, IGMS में, PMCH में दवा का कहीं उनका मोटेशन नहीं हो रहा था, पब्लिक हित में जो भी काम। और प्रत्येक रविवार के दिन मैं दिनारा अपने विधानसभा में जनता दर्शन का एक कार्यक्रम रखता हूं, जिसमें पूरी बहुत काफी भीड़ होती है और तत्काल जो होने लायक सरकारी नियम के अधीन होता है। जो कोई भी अधिकारी लापरवाही करते हैं तो तुरंत उनको बात करके डांट फटकार लगा के मैं काम कराता हूं। और दूसरा चीज, मैंने करप्शन पे मैं अपने दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता को बोला कि भाई आप कहीं जाओ, ब्लॉक स्तर पे अगर कोई पदाधिकारी आपसे घूस मांगता है तो हेल्पलाइन नंबर पे और मेरे मोबाइल पर आप फोन कर दीजिए, तत्काल उनको जो है मैं दंडित कराने का कोशिश करूंगा। और बहुत इसमें सुधार भी हुआ है। जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट से एक निर्णय भी आया था और उनका घोषणा भी था कि भाई ब्लॉक स्तर पे जितना भी वहाँ की जनता हर विधानसभा में अपने ब्लॉक में जाती है तो उनको ब्लॉक में अच्छे से बैठाएं और काम कराएं। तो बहुत काफ़ी सभी पदाधिकारियों का मुझे सहयोग भी मिलता है। और चूंकि जनहित की समस्या है और जनहित की जब समस्या होगी तो मैं सब पदाधिकारी को बोलता हूँ कि भाई सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है, जो भी लाभ दी जाती है, तो आपको करना ही पड़ेगा। लापरवाही करेंगे तो उसमें कोई फिर बर्दाश्त नहीं होगा। और पूरा अधिकारी से वहाँ हमको सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा विधायक जी, एक और चीज़ है, दो महत्वपूर्ण और बड़ा, ये बड़ा काम है क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है एक विधायक के बस की बात नहीं है, या संभवतः अगर आप मंत्री होते तो चीज़ें और परिस्थितियां बदल जाती। एक तो विक्रमगंज जो क्षेत्र है इसको जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, और दूसरा जो शाहबाद वाला इलाका है, क्योंकि शाहबाद अपने आप में समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, तमाम चीज़ों को लेकर भी। हम शाहबाद में कई बार गए, हमने तमाम चीज़ों को वहाँ देखा। उसको परमंडल बनाने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, इसमें आपकी कितनी सहभागिता है, कितना पहल कर रहे हैं आप? अभी बिल्कुल कुछ माननीय सदस्यों ने विक्रमगंज अनुमंडल की बात, क्वेश्चन भी उठाई थी। उसमें एक सरकार की तरफ से मानक है कि अनुमंडल बनने के लिए क्या क्या वहाँ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। शाहबाद के लिए जो प्रमंडल बनाने की बात थी, इसमें भी कई विधायकों ने, साथियों ने, हम भी उस पे हस्ताक्षर किए थे। और एक सामूहिक तरफ से शाहबाद में इस बार एनडीए गठबंधन को, जो पिछले बार विधायकों की संख्या मात्र 2 थी और इस बार जो है हम लोग वहां से 19 जीते हुए हैं। और रहा सवाल, आपने बोला कि विधायक से नहीं हो सकता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता का प्रतिनिधि, जनता का सेवक, अगर विधायक की दृढ़ इच्छा होगी तो निश्चित तौर पे वहां का विकास, वहां का काम किसी की ताकत नहीं हो सकता है कि रुक सके। इसी विधायक में मंत्री भी होते हैं, इसी विधायक से। इसलिए हम लोग तो चढ़ बढ़ के, और जो मुझे मौका मिला, हम चढ़ बढ़ के क्वेश्चन किए। और हर जगह में हर जो विभाग के मंत्री, माननीय मंत्री जी हैं, उनको मैं पत्र हमेशा, जो दिनारा विधानसभा में या रोहतास जिला में भी जो भी जनता की समस्या होती है तो निश्चित तौर पे पत्र के माध्यम से
मैं लिखता भी हूँ और हर पदाधिकारी को जो मैं अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से जी। ये जो समस्या होती है ट्रांसफार्मर जलने का या कोई निविदा में पारदर्शिता का ऑन रिकॉर्ड के लिए मैं हर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता हूँ। उधर से पदाधिकारी का, जिलाधिकारी हो, एसपी महोदय हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो, सबका जवाब भी आता है। ठीक है सर। भाई प्रतिनिधि हैं और जो विधायिका में, कार्यपालिका में जो विधायक को अधिकार है वो कैसे कोई नहीं कर सकता है, करना ही पड़ेगा उनको। विधायक जी एक और सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि चीज़ें बदल रही है वहाँ पे और वहाँ किसानों की धरती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान है, खेती भी अच्छी होती, उपजाऊ भी हुए है। लेकिन कई लोग कह रहे थे, जब हम किसानों से बातचीत कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो कह रहे थे कि मंडी हमारे लिए आज तक दिनारा में नहीं कोई तैयार किया गया, हमें औने पौने दाम में चीज़ों को बेचना पड़ता है, अनाज को, फसल को। देखिए धान और गेहूं सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्स के माध्यम से खरीदा जाता है। हाँ बिल्कुल। और अभी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने फूड एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक संगठन सब किसानों का है। मैंने अभी 10 दिन पहले एक दिनारा विधानसभा में किसानों का संगठन समूह का एफपीओ के माध्यम से मैंने रजिस्टर्ड कराया, 10 किसान का उसमें समूह को बैठाया और उसके माध्यम से अब किसानों को तो हर जगह एफपीओ का ही कर दिया गया है कि आप किसान संगठन समूह बना के अपना कोई मंडी में या उचित जगह पे इकट्ठा करके किसी का 5 क्विंटल है तो आप बेच सकते हैं उसमें और उचित मूल्य मिलेगा। चलिए ठीक है। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में सर, अगली जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के बाद और कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, उसमें हम आलोक कुमार सिंह को बतौर मंत्री के रूप में हम देखेंगे? ये तो एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है कि कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बड़े नेताओं का बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया समय देने के लिए और बेबाकी के साथ अपने सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जो आपकी क्षेत्र की जनता है जो सवाल पूछना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पाती, वो हमारे माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से उन तक आपका जवाब भी पहुंचेगा। शुक्रिया सर एक बार फिर से। तो आज आलोक सिंह जी थे, दिनारा से विधायक हैं, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बातचीत कर रहे थे नक्षत्र एक्सक्लूसिव में। अभी के लिए बस इतना ही।